My greetings to everyone. Myself Suvek Singh Chauhan. Today in seminar presentation on the topic the preamble of the Indian Constitution, I welcome you all. Preamble भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसा है कि उसके नाम से ही परिलक्षित होता है, प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल किसी भी संविधि या संविधान या लेजिस्लेशन का जो प्रथम भाग होता है उसको प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और प्रस्तावना सामान्य रूप से एक इंट्रोडक्शन और टू द इंस्टीट्यूट होता है, उस संविधान, उस संविधि या उस लेजिस्लेशन, उस विधायन की पहचान पत्र के रूप में वो काम करता है, उसकी आइडेंटिटी के रूप में काम करता है। आइए देखते हैं बहुत सारे लोगों ने प्रियम्बल को क्या कहा। जैसे N.A. पालखीवाला साहब ने प्रियम्बल को, भारत के संविधान की प्रियम्बल को भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। वहीं सर अर्नेस्ट बेकर ने की नोट के रूप में प्रोनाउंस किया है। और जस्ट गोलकनाथ केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के सुब्बा राव साहब ने प्रियम्बल को संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो आज की जो प्रियम्बल है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था उस पर बेस्ड है। और अभी तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से 3 महत्वपूर्ण टर्म्स, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी टर्म्स को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आइए बात करते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी उद्देशिका क्या, उसकी इतिहास क्या है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और जिसको 22 जनवरी 1947 को भारत की संविधान सभा ने अडॉप्ट कर लिया था। अगर हम बात करें कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे सोशियो पॉलिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ संशोधन किए गए। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक टर्म्स को स्थान दिया गया था, जबकि जो संविधान सभा थी उसमें जब डिस्कशन हुआ तो ये पाया गया कि भारत तो इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को ही हो गया है, तो इंडिपेंडेंट टर्म भारत की संविधान की प्रस्तावना में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उसके स्थान पर डेमोक्रेटिक शब्द को स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिपेंडेंस, बिकॉज वी हैव अचीव द इंडिपेंडेंस नाउ टू अचीव द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इसलिए जो है डेमोक्रेटिक शब्द को दिया गया और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है दिए गए, किया गया। इसके अलावा फ्रेटर्निटी शब्द को भी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था, बाद में लेटर ऑन प्रियम्बल में जोड़ा गया था। BN राव साहब ने मेमोरेंडम जो प्रियम्बल का ड्राफ्ट किया 30 मई 1947 को, और उसको जो है 7 अक्टूबर 1947 को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना तो बेसिकली वो स्टार्ट होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें बेसिकली जो महत्वपूर्ण टर्म है वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और 26 नवंबर 1949, इनको हम विस्तार से समझते हैं। बेसिकली भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, दूसरा जो इंडियन नेशंस या स्टेट के नेचर को बताता है, और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि भारत का संविधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और चौथा पार्ट उसकी इनैक्टमेंट डेट को बताता है। सोर्स की बात करें, अगर सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो भारत के संविधान में जो अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया है, यानी हम भारत के लोग हैं। अगर भारतीय गणराज्य यानी भारत के जो है नेचर की बात करें तो भारत का कैसा नेचर होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये 5 विशेषताएं बताई गई, इनको हम अलग से अभी समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। वहीं पर इनैक्टमेंट डेट 26 नवंबर 1949 है। अगर हम सॉवरेन की बात करें तो भारत अपने आप में एक सॉवरेन संप्रभु देश है, संप्रभु राष्ट्र है। कैसे का सॉवरेन का मतलब क्या होगा? द इंडिया हैज़ इट्स ओवन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट ए डोमिनियन और डिपेंडेंट स्टेट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। लेकिन अगर हम एक्चुअलिटी की बात करें तो बहुत सारे फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं और बहुत सारे जो ट्रीटीज़ होती हैं उनका पार्ट होने के कारण मजबूरन हमको बहुत सारे ऐसे फैसले लेना पड़ता है जो किसी न किसी ट्रीटी का प्रेशर होते, ट्रीटी के दबाव में होते हैं या फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लेने पड़ते। तो कहीं ना कहीं वो सॉवरेनिटी पर एक
बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अगर हम सोशलिज्म की बात करें, सोशलिस्ट टर्म 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका बेसिक मतलब सोशलिस्ट का कि समाज के जो संसाधन हैं उस पर, जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर पूरे समाज का अधिकार होगा। लेकिन जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट टर्म यूज किया गया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रकार का सोशलिज्म अप्लाई किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो उस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रण होगा, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और दोनों का बेसिक ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉवर्टी को समाप्त करना और इनइक्वलिटी को समाप्त करके इक्वलिटी लाना। जैसा कि एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसों वादों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त भी किया है। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म बहुत ही कंट्रोवर्शियल टर्म रहा है भारत के संविधान के, और जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। सेकुलरिज्म का बेसिक मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट के रूप में, उसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है और कहा गया राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन्स। 3 प्रकार के डायमेंशंस की बात की गई, जैसा कि बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इत्यादि केसों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या हम सेकुलर हैं वास्तविक में, जब जो सरकारें हैं उनका चयन धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के आधार पर वोटिंग होती है, तो उस स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट सेकुलर और इंडिया सेकुलर कैसे रहा। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो उस स्थिति में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सर्वोच्च जो होती है वो जनता होती है, वो पीपल होते हैं, लोग होते हैं। तो भारत की संविधान की प्रेम्बल में जो इंडियन स्टेट का नेचर बताया गया है वो डेमोक्रेटिक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी और जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड होगी, वो बाय द पीपल होगी और लोगों के लिए ही वो काम करेगी। लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, क्या वास्तविक भाव में भारत में डेमोक्रेसी है, जहां पर पैसे के आधार पर, शराब के आधार पर इत्यादि जो अनएथिकल वेज हैं, अनइमोरल तरीके हैं, उनके आधार पर सरकारें या जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट पाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इन सारी स्थितियों में क्या वो डेमोक्रेसी वास्तव में डेमोक्रेसी है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर हम बात करें रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का बेसिक मतलब क्या है कि भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से जनता के द्वारा चुना जाएगा। वो वंशानुगत आधार पर नहीं होगा, अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं होगा। राजा का बेटा को अगर राजा बनना है तो उसको लोग जब चुनेंगे, चयन करेंगे, तभी वो राजा बन पाएगा। लेकिन क्या वास्तविक भाव में इस प्रकार की रिपब्लिक फॉर्मेट है? वास्तविक क्या कि भाई आज हम देख रहे हैं, आज के समय में नेताओं के जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके परिवार वाले वो उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और राजनीति में जो हावी परिवारवाद है उसके आधार पर जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में, वो कहीं ना कहीं छत बिच्छत जरूर हो रहा है। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए जो जस्टिस की बात करें तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जब प्राप्त हो जाती है, समाज में सभी को बराबर न्याय मिलने लगता है, तो उस स्थिति में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी हो जाता है और पॉलिटिकल जस्टिस अपने आप अटेंड कर ली जा सकती है। जस्टिस अपने आप में एक बड़ा ब्रॉड डायमेंशन है। अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी का बेसिक मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यानी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। जो स्लेवरी है उसको भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के द्वारा समाप्त किया गया, बॉन्डेड लेबर इत्यादि जो कॉन्सेप्ट हैं, इस प्रकार की चीज़ों को भारत के संविधान के द्वारा समाप्त किया गया। वहीं पर जो 5 प्रकार की लिबर्टी भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रोवाइड करती है वो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी का बेसिक मतलब क्या है कि किसी को भी विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबको इक्वल फुटिंग पे रखा जाएगा। और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है। अगर हम फ्रेटर्निटी की बात करें, जो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी टर्म्स हैं वो फ्रेंच
फ्रेंच रेवोल्यूशन से भारत के संविधान में लिए गए हैं। और फ्रेटर्निटी का बेसिक मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। और भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल सीक्स टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अमेंडमेंट की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तंत्र को जोड़ा गया था। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बेरूबरी के केस में और ए.के. गोपालन इत्यादि कई केसों में यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी संविधान का कोई भी प्रावधान संदिग्ध लगेगा भारत के न्यायपालिका को और उसका इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होगी तो उस स्थिति में वो प्रियम्बल का उपयोग कर सकती है, यानी प्रियम्बल मार्गदर्शक का काम करेगा। प्रियम्बल क्या भारत के संविधान का पार्ट है? तो दो वादों की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं। बेरूबरी का केस, बेरूबरी के केस में कहा गया कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। वहीं पर केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के केस में तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहला कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है, दूसरा प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना तो सोर्स ऑफ लिमिटेशन है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी संविधान के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होगी तो प्रियम्बल मार्गदर्शन का काम करेगा। थैंक यू।